गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सार्थक गुप्ता एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था सिविक्स का फेडरलिज्म, चैप्टर सेकंड ही हमारा, ये इसका थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। पिछले 2 वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, आप प्लीज़ उसको देखें, तब आपको ये जो पार्ट है वो काफ़ी बेहतर तरह से समझ में आएगा। और जो पार्ट सेकंड था मैंने उसमें लास्ट टॉपिक आपको बताया था कि जो मैं पार्ट थर्ड में स्टार्ट करूँगा, हाउ इज फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हमारे देश में, भारत में किस तरीके से फेडरलिज्म मतलब जो है वो प्रैक्टिस में लाया जाता है, किया जाता है, क्योंकि हमारे देश जो है बहुत भिन्नताओं से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। पहला क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। 1947 में क्या हुआ था, जब हमारा कंट्री फ्री हुआ था तो उस टाइम पे जो ओल्ड स्टेट्स थे उसको चेंज किया गया, डिसॉल्व किया गया। किस तरीके से डिसॉल्व किया गया, कॉमन लैंग्वेजेस के आधार पर। जैसे कि तमिलनाडु, तो वहाँ पे तमिल भाषा वाले लोग रहते हैं, तो इकट्ठे वो वहाँ बस गए। महाराष्ट्र, वहाँ पे सारे मोस्टली मराठी बोलते हैं। पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़ीसी, भाषा के हिसाब से राज्य को बना दिया गया, गठन कर दिया गया। और उस टाइम पे कई सारे स्टेट्स और भी उस टाइम पे भी बने, कई सारे स्टेट्स बाद में भी बने। तेलंगाना में भी अलग हुआ था। क्यों? क्योंकि कुछ कल्चर मतलब कल्चर और ज्योग्राफिकल भी बजाय रहती हैं अलग अलग राज्य को गठन करने के लिए। जैसे कि नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, ये भी डिफरेंट स्टेट्स बने। झारखंड क्यों बनाया गया? ये तो बिहार का ही एक पार्ट था, लेकिन यहाँ पर जो मिनरल्स थे, जो खदानें वगैरह होती हैं झारखंड में ज़्यादा थे, तो उस पर एक अलग ही स्टेट बना दिया उन्होंने, एक अलग मुद्दा है। अब चूंकि दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी, तो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसलिए आप इस वहम से दूर हो जाएं। कई लोग इस वहम में हैं जिसको जो ये समझते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। नहीं, हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी इज नॉट ना नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हमारे इंडिया में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं बोली जाती हैं। 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाया जा रहा था, तभी मैंने इसके आगे क्रॉस का साइन लगाया है। इंग्लिश के आगे ये लिखा हुआ है, इंग्लिश शॉर्ट में मैंने लिखा है, क्रॉस का साइन लगाया। क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इंग्लिश को मतलब हमारे इंडिया से रिमूव कर रहे थे ऑफिशियल पर्पज से। लेकिन अब चूंकि साउथ इंडिया में कोई भी हिंदी बोलता नहीं है, बहुत ही कम लोग हिंदी को जानते हैं, हम उनकी भाषा को नहीं समझते हैं, तो अब आपस में हम लोगों के बीच में वार्तालाप कैसे हो सके, तो इंग्लिश ही एक मेन चाह रहा था। वहाँ के लोग इंग्लिश अच्छे से बोल भी लेते हैं, तो फिर अब क्या हुआ, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से नहीं हटाया। इसलिए जैसे साउथ इंडिया और जो नॉर्थ इंडिया है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और जो वार्तालाप है वो अच्छे तरीके से हो सके। अब क्या हुआ कि सेम सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस की बात करेंगे हम किस तरीके से था। तो 1990 में क्या हुआ, 1990 में जो सरकार सेंट्रल में चल रही थी, हर स्टेट में लगभग वही सरकारें आ रही थी, तो इससे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो धीमा हो गया था। सरकारों को पता था कि भाई हमारी सरकार चल रही है देश में, तो जाहिर सी बात है हमारी आनी है, वो श्योर रहते थे। लेकिन 1990 के बाद बदलाव आना चालू हुआ। कई सारे रीजनल पार्टीज थी, संगठन थे, वो मर्ज हो गए, आपस में मिल गए, एक पार्टी बना ली और उन्होंने चुनाव लड़ने चालू कर दिए। वो जो पार्टियां थी वो केवल उन्हीं स्टेट में, उसी राज्य में ही एक्टिव ज़्यादा थी और वहीं उनका वर्चस्व था। जैसे कि तमिलनाडु में डीएमके है, महाराष्ट्र में एनसीपी है, एनसीपी के अलावा ये शिवसेना भी है, ऐसे उड़ीसा में भी डिफरेंट पार्टीज़ हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये कुछ हमारी ऐसी पार्टी हैं जो जिनका वर्चस्व एक पर्टिकुलर स्टेट में ही काफ़ी ज़्यादा है। और उसी तरीके से फिर वहाँ पे एक नया सिस्टम, जैसे कोलिशन सिस्टम तो पहले से आया था, लेकिन हमारे इंडिया में इतना हुआ नहीं पहले, फिर बाद में कोलिशन सिस्टम स्टार्ट हो गया। कई सारी पार्टियां आपस में मिलकर चुनाव लड़ी और सबका सपोर्ट किया और अपना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया। कोलिशन सिस्टम स्टार्ट हो गया, इससे जो विकास था वो बड़ा डेवलप हुआ। अब जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में आई वो कैसी आई, 1991 में जो सर्वे हुआ, सेंसस जो होता है 10 सालों में सर्वे होता है, उसमें 1500 तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस देखी गई जो मातृभाषाएं लोगों की थी। तो अब जो मदर टंग थी 1500 अलग अलग जो डिफरेंट लैंग्वेजेस देखी गई, तो कई सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस थी।
और 22 उसमें से शेड्यूल्ड लैंग्वेज मतलब जो मान्यता प्राप्त भाषाएं थी वो थी। और इन मान्यता प्राप्त भाषाओं की जो लिस्ट है आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप बुक ओपन करिएगा, उसमें सारी लिस्ट दी गई है। आप उस बुक में सारे जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो आप देख सकते हो, शेड्यूल्ड जो लैंग्वेजेस हैं वो। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हमारे भारत में डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो हुआ वो क्या, डिसेंट्रलाइजेशन का पहले तो मतलब समझना होता क्या है। When power is taken away from central and state government and given to the local government, called the decentralization। जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और ये 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट मतलब थर्ड जो टीयर था जो उसको मतलब लागू किया गया 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब उसमें जो सुधार किया गया था उसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था एक अलग से। और ये हमारे जो थर्ड टीयर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्टिकल वाला पार्ट बताया था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट की अब यहाँ पर बात हो रही है। इसमें रूरल में ग्राम पंचायत थी और कई सारे ग्राम की जो पंचायत थी वो आपस में समितियां बना लेती थी, तो उसको बोलते हैं पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम बात करेंगे तो जिला परिषद, तो ये रूरल की बात होगी। अर्बन की हम बात करेंगे टाउन्स में, शहरों में म्यूनसिपैलिटी होती है, जैसे कि छोटे छोटे शहर होते हैं नगर पालिका होते हैं उसको म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं। बिग सिटी जो महानगर पालिकाएं होती है उसको बोलते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, समझे ना। तो यहाँ का जो हेड होता है वो कौन होता है, मेयर। मेयर इज द हेड ऑफ द बिग सिटीज इन द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, द टाउन, द म्यूनसिपैलिटीज, जिसको हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष और महानगर पालिका अध्यक्ष ही बोलते हैं हिंदी में। और डिफरेंट स्टेट्स में इनको कई डिफरेंट नामों से बुलाया भी जाता है। तो आपको आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ आया होगा। और बेटर समझने के लिए आप इसके सारे वीडियो चैप्टर के देखें, फर्स्ट वीडियो भी देखें, फर्स्ट पार्ट मतलब सेकंड पार्ट भी देखें, और ये इसका थर्ड पार्ट है। यहाँ से आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। और ये बेहद सिंपल टॉपिक था, कोई बहुत डिस्क्रिप्टिव थोड़ा था, लेकिन कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था जिसको आप समझ ना सकें। और आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। किसी भी तरह की आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।